नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, अखबार में आज खबर आई है कि पिछले हफ्ते, भारत की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते भारत में फॉरेन एक्सचेंज के जो रिज़र्व्स हैं, ज़र मुबादले के ज़खायर जो हैं, उनमें तकरीबन 13 बिलियन, हकीकत में एक्चुअल फिगर है 12.8, 12.8 या 12.8 जो है बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और ये बढ़कर 573 बिलियन डॉलर बन गए हैं। खैर, शुक्र है इस हफ्ते 12 बिलियन डॉलर बढ़े, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल यानी जो 2021 में सितंबर को ये जो फिगर थी ना, वो 642 बिलियन डॉलर थी। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स तकरीबन 650 बिलियन डॉलर के थे, जो अभी घट के 573 हो गए हैं। और उसकी वजह जो है ना जनाब, जैसे ही कोरोना आया और फिर कोरोना के दिनों में ये उनका सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम रहता है अमेरिका का, बरतानिया का, तो वो लोग फ्री में लोगों को पैसा देते हैं। और फ्री में पैसा देते हैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उन लोगों ने ज़्यादा नोट छापने शुरू कर दिए और लोगों को देने शुरू कर दिए। तो उसके बाद जैसे ही नॉर्मल हुई पोजीशन और बाज़ार खुल गए, लॉकडाउन उठा लिए गए, तो जिनके पास इतना पैसा था उन्होंने धड़ाधड़ खर्चा करना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने खर्चा करना शुरू किया तो वहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन या शरह महंगाई बहुत बढ़ गई। हालत ये हो गई कि अमेरिका में जहाँ पे आम तौर पर 2% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होती, वहाँ 10 या 10% से भी प्लस में, यानी डबल डिजिट में चली गई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो फिर ये पूरी दुनिया में जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं हर मुल्क के, यानी जैसे अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड है, हमारे यहाँ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये लोग क्या करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं ताकि बाज़ार में मतलब जो पैसा घूम रहा है चारों तरफ उसको सक आउट कर ले, उसको खींच ले। ज़्यादा इंटरेस्ट की लालच में लोग जमा कराएंगे तो मार्केट से पैसा निकल जाएगा और फिर वो डिमांड कम हो जाएगी अशिया की, और डिमांड कम होगी तो फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। खैर, ये उनका हमेशा रहता है, यानी बना बनाया उसूल है सब, जो भी सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनका ये। तो उन्होंने जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए, जैसे अमेरिका ने बढ़ाए, इंग्लैंड अभी ताज़ा भी 5% यानी 0.25%, या जिसे उर्फ़ में कहा जाता है 25 बेसिस पॉइंट जो है, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो कंपनियाँ होती हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, उनको लगता है कि ये सेफ़ हेवन है। अगर हम अमेरिकन सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में पैसा लगाएं तो साबित उनको उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, और इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है तो फिर वो लोग ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ होती हैं जैसे भारत है, तो वहाँ से वो पैसा निकाल लेते हैं। और निकालने के लिए ज़ाहिर है यहाँ पे उनका जो भी यहाँ के सिक्योरिटीज़ में होगा या यहाँ के शेयर्स में उनका पैसा होगा, तो उसको बेचना शुरू कर देंगे और बेच के उनको मिलेगा रुपया, और रुपये को फिर वो डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए वो डॉलर खरीदेंगे, तो भारत में डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। तो ऐसे वक्त में फिर भारत का जो सेंट्रल बैंक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है कि वो वॉलेटिलिटी जो है ना, ये अचानक भाव बढ़ जाना डॉलर का भारत में, उसको कंट्रोल करने के लिए वो अपने डॉलर सेल करना शुरू कर देते हैं। यानी जितना फॉरेन की कंपनीज मांगते हैं ना, वो डॉलर देते चले जाते हैं। तो ये तकरीबन ये जो 1.5-2 साल गुजर गए हैं सितंबर 21 के बाद, 120 बिलियन डॉलर भारत के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेचे, जिसकी वजह से
اب کم تو ہوا ہے، اس سے پہلے تو 80 روپے میں چل رہا تھا بھارت میں ڈالر کا ریٹ، لیکن پھر بھی شکر ہے ابھی 82 یعنی یہاں پہ ہوور کر رہا ہے 82 یا 82.5 روپے۔ شکر ہے پاکستان میں تو 283 روپیہ 50 پیسہ ہے، اس لحاظ سے ہم شکر کر سکتے ہیں کہ ہمارا پھر بھی ٹھیک، ہمارے پاس ابھی بھی 573 بلین ڈالر ہیں ہندوستان کے پاس۔ پاکستان کے پاس تو 3 بلین ڈالر بھی پورے نہیں ہیں، اور 1.1 بلین ڈالر کے لیے کتنی وہ خوشامد کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلیے پھر بھی ہمارے پاس کچھ تو ہے، یعنی ایک قسم کا کوشن ہے کہ اگر کوئی بھی ولیٹیلیٹی ہو جائے روپے ڈالر کے ریٹ میں تو بھارت کا ریزرو بینک آف انڈیا کین کنٹرول اٹ۔ ناظرین، جہاں تک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات ہے بھارت کے، یہ جو بھارت سے جو پیسہ باہر جاتا ہے اور بھارت میں جو پیسہ آتا ہے تو اس میں جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا ایکسیس ہوتی ہے تو اس کو کرنٹ اکاؤنٹ میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو ابھی ایسا سننے میں آیا ہے کہ بھارت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا اس سال نہیں ہوگا، اور رادر اٹ وڈ بی کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس۔ اب دیکھیں صحیح فگر تو تھوڑے دنوں میں آ جائے گی، مارچ ختم ہونے والا ہے ہمارا جو ہے وہ سال جو ہے نا وہ ویسے بھی 31 مارچ کو ختم ہوتا ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ ویسے حقیقت میں دیکھا جائے ابھی جیسے کچھ روز قبل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت کے جو ایکسپورٹس ہیں اس سال 750 بلین ڈالر سے آگے بڑھ جائیں گے، 750 تک جانے کی فگر امید ہے۔ جو جیسے ٹینٹیٹیو فگر آئی ہے اس کے لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً 300 جو ہے سروسز کے ہیں، اور 450 500 جو ہے وہ کموڈیٹی ایکسپورٹس کے ہیں یا مرچنڈائز ایکسپورٹ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بھارت کے اوپر جو بھارت کے جو ایکسپیٹریٹس ہیں، یعنی جو NRIs ہم بولتے ہیں یا پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز بولتے ہیں جن کو، وہ بھارت کو 100 بلین ڈالر آن این ایوریج ہر سال بھارت کو بیچتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بھارت کو خاصی مدد ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ فگر عام طور پر جہاں تک میں نے سنا ہے کہ 30 بلین ڈالر کی ہوتی ہے، اور اس میں بھی ابھی کمی آ رہی ہے کیونکہ عمران خان یہ جو ہر روز جیسے وہ بات کرتے رہتے ہیں، جیسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ڈومس ڈے پروجیکشن یا پروفیسیز، ایسے وہ بولتے ہیں کہ بس پاکستان تو ڈوبنے والا ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی کئی اوورسیز پاکستانی ہو سکتا ہے دے کین تھنک ادروائز کہ ابھی نہیں بھیجیں پاکستان کو پیسہ، تو اس کی وجہ سے پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں اوورسیز پاکستانیز کے وہ شاید اس سال 30 بلین ڈالر تک بھی نہ پہنچے، جبکہ پاکستان کو 100 بلین ڈالر ریمیٹنسز آتے ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ پوری دنیا میں ایسا اور کوئی بھی ملک نہیں ہے جس کے پاس اس کے اپنے جو ایکسپیٹریٹس ہیں اوورسیز جو ان کے ملک کے لوگ ہیں وہ اتنا پیسہ گھر کو بھیج رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں تک پاکستان میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے، وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا 1 مارچ کو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا کہ 90 دن کے اندر دونوں صوبوں میں الیکشن ہو جانی چاہیے، اور پھر اس کے بعد صدر عارف علوی نے جو ہے ECP سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے صلاح مشورہ کر کے، اور پھر انہوں نے 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی تھی پنجاب اسمبلی کے لیے، اور لیکن گورنر جو خیبر پختونخوا کے ہیں انہوں نے کوئی جلدی میں نہیں کی، کچھ دنوں کے بعد پھر انہوں نے تاریخ بتائی تھی 28 مئی کی۔ ابھی 2-3 دن کے بعد ہم نے آپ کو بتایا ہے، ہم ہر روز اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دیتے رہتے ہیں کہ ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ دونوں الیکشن جو ہے نا یہ جو پنجاب کے الیکشن ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا، اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب سے یہ عمران خان زمان پارک میں ٹھہرے ہوئے ہیں لاہور میں، اور پھر وہ ہر روز ان کے آدمی اور پولیس کے لوگوں کے بیچ میں جھڑپ ہوتی رہتی ہے، اور مطلب اس کی وجہ سے ملک کی جو امن امان کی صورتحال بہت خستہ ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس نے کہا تھا ECP نے کہ ہم یہ الیکشن جو ہے نا وہ
8 अक्टूबर तक मुलतवी करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। ये अलग बात है कि वो पीटीआई को पसंद नहीं, और पीटीआई वाले सेनेट में भी दोनों के बिल बहुत चिल्ला रहे थे, और हमने सुना है वो सुप्रीम कोर्ट में भी कल गए हैं और उन्होंने उसको चैलेंज किया है, इसके ईसीपी के इस फैसले को। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन अभी क्या है कि गवर्नर पख्तूनख्वा के जो हैं उन्होंने एक फिर लेटर लिखा है ईसीपी को कि क्योंकि आपने वो जो पंजाब के जो इंतखाबात हैं वो 30 अप्रैल से 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिए हैं, तो फिर हमारे इलेक्शंस भी जो हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा के भी जो पहले 28 मई को होने थे उसको भी आप 8 मई के साथ क्लब कर दीजिए, ताकि दोनों साथ साथ हो जाएं। और उसके सपोर्ट में उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब की अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, ऐसी ही सूरत हाल जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में, रादर वो तो कहते हैं कि केपीके में तो इससे भी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है, क्योंकि वहाँ पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों के हमले हो रहे हैं। और 2-3 रोज़ के फिर तो डेरा इस्माइल खान नहीं, वो वाना के नज़दीक साउथ वज़ीरिस्तान में एक ब्रिगेडियर जो है मुस्तफ़ा कमाल बरकी का कत्ल कर दिया गया, और 7 दूसरे अफसरान उनको भी कत्ल हो गया तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ झड़प में। तो इसके ऐसे उन्होंने मिसालें देकर उन्होंने कहा है कि हमारे इलेक्शन भी आप जो है 8 अक्टूबर तक मुलतवी कर दें। इस बीच में जनाब सदर आरिफ अलवी, हम ज़ाहिर है वो हैं पीटीआई की तरफ से, तो वो हमेशा ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो पाकिस्तान के सदर नहीं, वो कि पीटीआई के सदर हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और उसमें उन्होंने कहा है कि उनको जैसे याद दिला रहे हैं शहबाज शरीफ को कि भाई वो 1 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था और जिसमें इसके बाद ये तारीख हमने फिक्स की थी 30 अप्रैल की पंजाब के इलेक्शन की, लेकिन अभी ईसीपी इज़ हैविंग सेकंड थॉट्स, उसके बारे में उन्होंने कहा है। और इसीलिए वो उन्होंने ज़ोर दिया है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर कि उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए, और उसको चाहिए कि ये जो ओरिजिनल शेड्यूल था इसके ऊपर वो रहें। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी और भी शिकायत की हैं, वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, और वो जो पीटीआई के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, ये जो लाहौर में तकरीबन 8-10 दिन से जो चल रहा है ड्रामा, उनका जो पेट्रोल बम फेंकते थे वो ये करते थे सामान पार्क के बाहर, और उसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं पीटीआई के लोगों की। तो इस सिलसिले में सदर ने वज़ीर आज़म को लिखा है कि उसको अपनी जमहूरी जो है वो ड्यूटीज़ निभानी चाहिए, और ऐसे सूरत हाल का जो है ना वो नोटिस लेना चाहिए, और उनके लिए मतलब खातिर ख्वाह उनके लिए फ़ैसला हो और उनको छोड़ देना चाहिए। अब खैर देखें वो वज़ीर आज़म क्या इस सिलसिले में फ़ैसला करते हैं, लेकिन ये लेटर जो है ना ये सीधा इट इज़ पुटिंग दिस पीडीएम गवर्नमेंट इन द डॉक, वो इनको जैसे कसूरवार ठहराती है। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब इमरान खान वो कहते हैं कि आप जब ईसीपी ये कहता है कि अभी सूरत हाल अमन अमान की अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, और ये हम इसीलिए 8 अक्टूबर को जो है मुलतवी कर देते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस, तो वो कहते हैं, और वजह कहते हैं, गलत नहीं है, वो कहते हैं कि अक्टूबर में सूरत हाल कैसे सुधर जाएगी ये आप कैसे यकीन से कह सकते हैं। यानी उनका मतलब है, अभी ये उन्होंने कहा नहीं है, मुझे जैसा लग रहा है उनका मतलब है कि मैं भी यहीं पर हूँ, यानी इमरान खान भी यहीं पर हैं, पीटीआई भी यहीं पर है, यही ज़मान पार्क, यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सब लोग वहीं पर हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अक्टूबर में अमन अमान के सूरत हाल सुधर जाएगी और फिर आप इस पोजीशन में होंगे कि इलेक्शन करवा सकें? ऐसा तो नहीं कि फिर जब अक्टूबर आएगा तो फिर यही बहाने देकर आप पाकिस्तान के या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शंस हैं और 6 माह के लिए फिर पोस्टपोन कर दें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।